वेलकम टू सुप्रभात अकेडमी पर। तो बेटा आज नाइन्थ क्लास की इतिहास पढ़ाएंगे हम, हिस्ट्री। ठीक है, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट, जैसे कि आपको फर्स्ट टर्म मिड टर्म है आपका आने वाला है और हम आज क्लास में अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस सेशन का नाम रहेगा शुभ प्रारंभ। तो शुभ प्रारंभ सेशन के अंडर आपको नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा एंड आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट आपको एंड इकोनॉमिक्स 4th। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट है आपके में। तो आपको ये 4 सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर आराम से मिलेगा। सारे आपको टॉपिक क्लियर करे जाएंगे, आपके जो सिलेबस अकॉर्डिंग आपको ये सारा मिलता जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट चैप्टर जगह हमारा इतिहास का है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इतिहास में जो सब फर्स्ट चैप्टर है ये पार्ट वीडियो 1 बन रही है, ये फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 1 वीडियो है एंड पार्ट 2 भी आएगी। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कैसे पता चलेगा कि मेरे चैनल पर पार्ट 2 अपलोड हो गई है। आपको डेली क्लासेस भी मिलती रहेगी, इसलिए आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन उन पर सेट करिए, जिससे कि मैं पार्ट 2 आपके वीडियो में अपलोड करूँ अपनी वीडियो में, तो आप जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। देखिए 9th क्लास इतिहास अध्याय 1 है आपका, इसमें है फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति है। ठीक है, और ये पार्ट 1 वीडियो बनना है। अब सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं जो कहानी है इसके अंदर में रोल क्या है। एक राजा होता है, इस राजा ने क्या करा होता है, इस कहानी में एक राजा होता है। क्या होता है बेटा, एक राजा होता है। वो क्या करता है, ये राजा है, ये इसका शासन होता है, लेकिन प्रजा क्या होती है, इससे नाखुश होती है। क्या होती है, नाखुश रहती है। क्यों नाखुश रहती है, कुछ तो कारण होगा कि एक राजा है, वो शासन करता है वहां पर। ठीक है, लेकिन प्रजा तंग है। क्यों तंग है, कुछ तो कारण होगा। तो इसमें सारे डाउट क्लियर करूँगा आपको। एक राजा होता है, वो कैसे प्रजा को तंग करता है, क्या क्या नए नए कानून निकालता है, क्या क्या करता है, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में क्लियर करने वाला हूँ। तो पार्ट 1 वीडियो है, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को, आज की क्लास को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए सुप्रभात अकेडमी पर, जैसे आप क्लासेस ले सकते हो 9th क्लास के स्टूडेंट्स। आपको इतिहास की अभी वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट आपका जब ये 4th चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आपका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी इसी चैनल पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर लुई 16, इसमें एक राजा है जो क्या है, लुई 16 है। सबसे पहले बात यहाँ पे लुई 16 कैसे आया। ठीक है, लुई 16, तो आपको ऐसा लग रहा होगा लुई 16 क्या है, कैसा नाम रख दिया है। ठीक है, तो वहाँ के फ्रांस का जो शासक था, जो 1774 में राजगद्दी पर आसीन हुआ। तो जब ये जो लुई 16 है, ये नाम कैसे पड़ा, सबसे पहले जो इनके पिता का नाम था, उनका नाम था लुई 15वां और वो उनके पौत्र थे लुई 16। अब ये लुई 16 कैसे नाम रख दिया, क्योंकि जो इनके वंशज में चलते आ रहे हैं, जैसे लुई 15वें का पुत्र लुई 16, तो वैसे ही इसका जो पुत्र होगा लुई 16 का पुत्र लुई 17वां, ऐसे इनके नाम चलते रहते, लुई 17वां, लुई 18वां। ठीक है, ऐसे इनके नाम चलते रहते थे। ठीक है, तो आपको देखिए जो लुई 16 है सन 1774 में राजगद्दी पर आसीन हुआ। जो वहाँ का शासक बना, राजगद्दी पे राजा बना वहाँ का फ्रांस का 1774 में। कब बना, 1774 में। अगर आप नोट कॉपी लेके बैठे हो तो नोट कर लो इसमें। ठीक है, नोटबुक लेके बैठे हो तो नोट कर लो इसे। ठीक है, या आपको PDF चाहिए, अगर आपको PDF चाहिए इसकी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। आपको फेसबुक पेज है वहाँ पे भी कर लीजिए, यूट्यूब पे आपने सब्सक्राइब नहीं करा अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे सारी वीडियोस मिलती रहती है। इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, फेसबुक, के सारे सोशल मीडिया का लिंक आपको मेरे अबाउट में, यूट्यूब अबाउट में मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले लुई 16 जो सन 1774 में क्या होता, राजगद्दी पे आसीन हुआ था। राजगद्दी पे आसीन होने के बाद उस समय लुई 16 की आयु 20 वर्ष की थी। अब जो लुई 16 है जो राजगद्दी पे बैठ तो गया, लेकिन उसकी एज कितनी थी, 20 वर्ष की थी, 20 ईयर्स का था जब वो राजगद्दी पे बैठा था। ठीक है, अब क्या हुआ, 20 वर्ष की आयु में उसका ब्याह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंथोइनेट से हो गया। तो ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी उससे लुई 16 की क्या हो गया, मैरिज हो गई, विवाह हो गया। ठीक है, क्या हो गया, विवाह हो गया एंथोइनेट से। क्या नाम था उसका, एंथोइनेट। ठीक है, अब देखिए जब लुई 16 राजगद्दी पर आसीन हुआ तो उसने राजकोष खाली पाया। मतलब कि जब लुई 16 जब वो गद्दी पे आसीन तो हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ, जो लुई 16 था अपनी राजगद्दी पे शासन में करने लग गया। उसके बाद में उसे पता चलता है कि उसका जो राजकोष है क्या हो गया, खाली।
अब आपको पता होगा एक राजा है, अपना राज शासन को चलाना है तो वो क्या करेगा, अपने कर वसूलता है। मतलब कि आप भी देखो आपका देश कैसे चलता है, कर से ही तो चलता है। पब्लिक क्या करती है, कर देती है, टैक्स देती है, टैक्स से ही चलता है। तो वहाँ पे भी जो राजा था, शासन करता था, उसका क्या था, टैक्स अकॉर्डिंग ही वो अपना राज शासन चला सकता है। राजपाट के खर्चे, सरकारी खर्चा, स्कूल वगैरह, सरकारी विश्वविद्यालय, ये सरकार के अंडर जो भी होते हैं उन्हें चलाने के लिए, या सड़क बनाना, ये बहुत सारी चीज़ें कौन करता है, सरकार करता है। वैसे वो राजा ही करेगा वो काम, क्योंकि राजा वहाँ का शासक है, वो शासन कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, आपको क्या है, वहाँ पर सबसे पहले जो राजा था उसे, लुई 16, उसे पता चलेगा कि उसका राजकोष खाली है। उस टाइम जब वो राजगद्दीवासीन हुआ, फिर पता क्या करा उसने, जब उसने अपना राजकोष खाली पाया उस टाइम, तो उसने कर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, कर लगाना स्टार्ट कर दिया, टैक्स लगाना, ठीक है। आप देखते हो कि टैक्स लगाते हैं, है ना, तो टैक्स खाली हो गया। और राजकोष कैसे खाली हो गया, उसका वित्तीय संस्थान कैसे नष्ट हो गया। तो सबसे पहले जब यहाँ पे देखिए, जब फ्रांस लंबे समय तक युद्ध में उलझा रहा था, फ्रांस क्या था, लंबे समय तक युद्ध में उलझा रहा, उसके बाद जिसकी वजह से उसकी वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, उसके जो वित्तीय संसाधन थे वो नष्ट हो चुके थे, जिससे कि जो राजकोष था वो खाली होता गया, क्योंकि युद्ध लड़ता रहा, लड़ते रहने पे खर्चा भी तो लगता है ना, जैसे सैन्य संसाधन, सैनिक के पोशाक, सैनिक के लिए भोजन, ठीक है, सेना वगैरह के रखरखाव के लिए पैसा खर्च होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें वित्तीय संसाधन थे कहाँ से, फ्रांस से खर्च हो गए थे, खत्म हो गए थे, नष्ट हो गए थे। तो उसे अर्जित करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था, ठीक है। और लुई 16 के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन ने मुक्त कराने में सहायता दी थी, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ कि उसका राजकोष तो खाली हो गया, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधर। वो क्या करता था, अपनी जो वर्साई का महल है उसका एक विशाल बहुत अच्छा महल बना हुआ था, बहुत ही अच्छे तरह का था, तो वो बहुत ही विशाल था, उसे रख रखाव में बहुत पैसे खर्च करते थे। जो फ्रांस में था, फ्रांस का जो मुद्रा था वो कैसा था, मतलब जैसे कि इंडिया में क्या चलता है, रुपया चलता है, ठीक है, तो और ब्रिटेन में चलता है पाउंड चलता है, तो वैसे ही फ्रांस में क्या चलता था, लिब्रे चलता था। क्या चलता था, लिब्रे। तो फ्रांस की मुद्रा को क्या कहते हैं, लिब्रा कहते हैं, ठीक है, लिब्रे कहते हैं, तो लिब्रे हैं, ठीक है। अब जो फ्रांस में जो वर्साई का महल था, बहुत बड़ा महल था, उससे सजावट, शान शौकत दिखाते था, चाहे उसके पास जेब में फूटी कोड़ी ना हो, और वो चल रहा है दिखाने की अपनी शान शौकत, ठीक है, शान शौकत दिखा रहा है, जबकि इसका राजकोष खाली हो रखा है, वो फिजूल खर्ची कर रहा है अपना, ठीक है। फिजूल खर्ची में ये सारे काम जा रहे थे उसके, जो फिजूल खर्ची कर रहा था, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसके बाद जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने क्या कर रखा था, अमेरिका के 13 उपनिवेशित थे देश हैं, उसे क्या कर रखा था, उपनिवेश थे, उससे भी उसने क्या छुड़ाया, फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को छुड़वा दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, तो लुई 16 के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से मुक्त कराने में सहायता दी थी। किसने सहायता दी थी अमेरिका के 13 उपनिवेशों को, तो फ्रांस ने सहायता दी थी। तो ये सारे काम करने में वित्तीय संसाधन तो लगते हैं ना, तो वो सारे संसाधन इसकी वजह से नष्ट हो चुके थे, उसके कोष खाली हो गया था राजकोष उसका, ठीक है। अब राजकोष के बिना वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता ना। तो फिर देखो यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से ज़्यादा का कर्ज और जुड़ गया। अब इसके कारण क्या हुआ, उसने 10 अरब लिब्रे ले लिए थे कर्ज, इसे अमेरिका के 13 उपनिवेश छुड़ाने में, और उससे पहले युद्ध में उलझा रहा कई टाइम तक। तो इन सब चीज़ों में क्या लगता है, वित्तीय संसाधन लगते हैं, और वित्तीय संसाधन से ही क्या कर सकते हैं, मतलब पैसा रहेगा तभी तो हम संसाधन चीज़ खरीद सकते हैं, भोजन के लिए अन्न खरीदना, या सहने के लिए अस्त्र शस्त्र बनाना, ये सारी चीज़ें किससे करते हैं, पैसों से तो करते हैं। तो वो पैसे क्या आते हैं, इसने ऋण ले लिए, 10 अरब लिब्रे का ऋण ले लिया, 10 अरब लिब्रे से ज़्यादा का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। अब इसने 10 अरब लिब्रे का कर्ज ले लिया, जबकि 2 अरब लिब्रे का पहले से ही कर्ज था, ठीक है। इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया इसने, और उसके बाद क्या हुआ, जब इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया, तो जो कर्जदाता जो देने वाला होता है, तो उसने क्या करा, सरकार से 10% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेने लग गया, प्रतिशत मांगने लग गया उससे, ठीक है, वो मांगने लग गया सरकार से, जिसने उसे ऋण दिया था सरकार को, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, अपने नियमित खर्चों जैसे कि राज दरबार, सेना के रखरखाव, विश्वविद्यालयों या सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी समाज करों में वृद्धि के लिए मजबूर हो गई। अब देखो मजबूर हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था।
क्या हुआ, अपने नियमित खर्चों, जैसे कि उसके नियमित खर्चे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताई थी, नियमित खर्चे, जैसे कि नियमित खर्चे राज दरबार में शान शौकत में चलना, वर्साई का महल उसमें शान शौकत में करना, उसकी सजावट करना, बनावट करना, उसे रख रखाव में उसमें ज़्यादा पैसा खर्च हुआ करता था वर्साई के महल में। उसके बाद अपने नियमित खर्चों, जैसे कि राज दरबार, सेना के रख रखाव, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों या सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए मजबूर हो गई। पर यह कदम भी नाकाफ़ी था, ये कदम भी क्या था, नाकाफ़ी था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो सरकार है, अब विश्वविद्यालय या सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए भी, जैसे विश्वविद्यालय हो गए, सरकारी कार्यालय हो गए, इन्हें चलाने के लिए भी उन्हें क्या चाहिए था, रुपया चाहिए था, वित्तीय संसाधन चाहिए था। और इन्होंने क्या कर रखा था, कर्ज ले रखा था। क्या ले रखा था, 10 अरब लिबरे का कर्ज ले लिया, युद्ध में लड़े, क्योंकि बहुत टाइम से उलझे हुए थे युद्ध में। ठीक है, और 13 अमेरिका के 13 उपनिवेशों को भी आज़ाद कराया। ठीक है, इसमें भी पैसे खर्चे, सैन्य संसाधन लगे। ठीक है, और उन सब के लिए पैसा लगता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके पास 2 अरब लिबरे का पहले से ही कर्ज था, इनके पास इतना ज़्यादा इन्होंने कर्ज ले रखा है। उसके बाद फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि करने के लिए मजबूर हो गई, पर ये कदम भी नाकाफ़ी था। अब ये जो कदम था वो भी नाकाफ़ी था। ठीक है, उसके बाद नाकाफ़ी रहा। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और सिर्फ तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। अब क्या हुआ, जो कर तो उन्होंने लगा तो दिया, लेकिन ये कदम भी नाकाफ़ी था। अब नाकाफ़ी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो कर देने वाले थे, टैक्स देने वाले लोग थे, वो कौन थे, तो टैक्स देने वाले लोग जनसाधारण लोग थे। जनसाधारण लोग किस में आते हैं, तृतीय स्टेट में आते हैं। अब ये तृतीय स्टेट क्या है, ठीक है, तो देखिए तृतीय स्टेट कैसे है, क्या है, उसके बारे में बताता हूँ आपको पहले। ठीक है, तो तृतीय स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। ठीक है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, क्यों, है ना। तो ये प्रथम स्टेट के जो लोग थे वो कौन आते हैं, पादरी कौन होते हैं, जो चर्च में होते हैं, ये धार्मिक लोग होते हैं, चर्च में होते हैं। आपने देखा ना, वो व्हाइट कलर का कपड़ा पहने रहते हैं, लॉन्ग होता है, ठीक है, बुक लेते हैं, बाइबल होता है उनके पास, है, चर्च आप देखो, तो वो होते हैं पादरी होते हैं। द्वितीय स्टेट कुलीनबर्ग, द्वितीय स्टेट जो कुलीनबर्ग होते हैं, कुलीनबर्ग मतलब कि जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, अमीर लोग होते हैं, उसे कुलीनबर्ग में आते हैं, वो द्वितीय स्टेट में आते हैं। तीसरे स्टेट में कौन आते हैं, तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान एवं कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर। ठीक है, ये सारे लोग क्या आते हैं, तृतीय स्टेट में आते हैं। और जो हमारा कर लगा था वो किस पे लगा था, टैक्स लगा था। जो टैक्स देते हैं वो सिर्फ तृतीय स्टेट के ही लोग देते हैं। तो ये कदम नाकाफ़ी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, ठीक है, तो तृतीय स्टेट के लोग सिर्फ कर देते हैं, और बाकी ये 2 स्टेट हैं, प्रथम और द्वितीय स्टेट, ये कर नहीं देते। और इनके पास तो जन्मजात से ही, स्टार्टिंग से जब जन्म लेते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, तभी इनके पास वो अधिकार होता है, विशेष अधिकार कहते हैं, कि इन्हें टैक्स वगैरह नहीं देना होता। उल्टा ये लेते हैं, इनसे ये लोग उल्टा लेते हैं, ये अधिकार है इनके पास। और जो ये लेते हैं इसे धार्मिक कर्ज कहते हैं, धार्मिक, इसे टाइड और टाइल कहते हैं। ठीक है, तो वो भी आगे आएगा, उसे बताते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन आता है, पादरी आता है। द्वितीय स्टेट में कौन आता है, कुलीनबर्ग आता है। तीसरे स्टेट में जनसाधारण भी कहते हैं। जनसाधारण लोग वही लोग जो बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालत कर्मचारी, वकील आदि, किसान एवं कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, ये सारे लोग आते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखिए, पूरी जनसंख्या में 90% किसान थे। पूरी जनसंख्या में 90% किसान थे। क्या थे, किसान थे, खेती करने वाले थे। जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। अब जो जमीन के मालिक थे उनकी संख्या कम थी, जबकि किसानों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, भूमि का 60% भाग चर्च, भूमि का 60% भाग क्या था, चर्च वाले लोगों के पास था, क्योंकि पादरी लोगों के पास था। और कुलीनबर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म से ही प्राप्त थे। मैंने बताया ना, जो कुलीनबर्ग पादरी वर्ग थे इन्हें जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को में दिए जाने वाले करों से छूट। अब इन दोनों को क्या था, राज्यों में दिए जाने वाले करों से छूट था। अब जैसे कि आपको बताया था कि प्रथम स्टेट पादरी और द्वितीय स्टेट कुलीनबर्ग, तो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को जन्मजात थी पहले से ही, इन्हें जन्मजात से ही एक अधिकार है, विशेष अधिकार कहते हैं इसे, जो कि कर में छूट मिलना। क्या, करों में छूट मिलना। ठीक है, सरकार जो कर लेती है वो सिर्फ
तृतीय स्टेट वालों से लेती है, जो कि ये हैं। तृतीय स्टेट में कौन आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़े व्यवसाय, व्यापारी, अदालती बता दिया, ठीक है। तो ये लोग हैं, यही आपको क्या देते हैं, कर देते हैं सरकार को, ठीक है। और सरकार से जो छूट मिलती है जन्मजात से, ये प्रथम और द्वितीय स्टेट के होते हैं लोग, ठीक है। और कुलीन वर्ग को कुछ अन्य समानती विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। अब कुलीन वर्ग को कुछ समानती विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। वह किसानों से समानती कर वसूल करता था। वो क्या करते थे, कर वसूल करते थे। किससे, किसानों से। कौन, कुलीन वर्ग, ठीक है। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर और खेतों में करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में मदद करना आदि करने के लिए विवश थे। अब क्या करते थे, उनका शोषण भी हुआ करता था। अब वो विवश थे वो लोग, जो तृतीय स्टेट के लोग थे, किसान थे यहाँ पे ये। तो उन्हें क्या करते थे, वो कर भी वसूल करते थे कुलीन वर्ग, और क्या करते थे, वो उनके घर पे जाकर काम आज भी करते थे, उनकी सेवा करते थे, सैन्य संसाधन, और जब रोड बनाना होता था तो वो सारी चीज़ें ये इनसे करवाते थे, विवश थे करने के लिए तृतीय स्टेट के लोग, जो किसान हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखिए, और किसानों में चर्च भी धार्मिक कर के रूप में कर वसूलता था। अब चर्च है, जो पादरी हैं, ये धार्मिक कर के नाम पे इनसे कर लेते थे, धार्मिक कर, ठीक है। इनसे वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे धार्मिक, ठीक है, कर लेते थे इनसे, धार्मिक कर के रूप में कर वसूलता था। और इस कर को टाइड, जो धार्मिक कर था जो वसूलते थे पादरी लोग, चर्च के लोग, तो वो जो कर था उसे कहते हैं टाइड कहते थे, ठीक है। और तीसरे स्टेट के सभी लोगों को सरकार को भी कर देना पड़ता था। अब तृतीय स्टेट के लोग थे, एक तो पादरी को चर्च के नाम पे धार्मिक कर लेते थे, दूसरा सरकार को भी इन्हें क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। देखिए, देना पड़ता था। इन करों में टाइल जो थे सरकार को देने वाला कर, ठीक है। टाइड है जो कि धार्मिक कर था, धार्मिक कर जो लेते थे उसे टाइड कहते हैं, और जो सरकार को कर देते हैं उसे टाइल कहते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैंने बताया ना, जैसे कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम और फेसबुक को आपको मिलती रहेंगी अपडेट, और यूट्यूब पर सबसे पहले मिलेंगी। यूट्यूब पर लाइव भी क्लासेस चलेगी, उसका टाइम मैं बता दूंगा। लेकिन अभी आपने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे सेट करिए, एंड जिससे कि आपको क्या होगा कि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा कि मैंने नई वीडियो अपलोड करी है, ठीक है। एंड आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। आपकी सोशल साइंस SST है, उसे मैं पढ़ाऊँगा आपको इस चैनल पर, आपको सारे नोट्स मिलते रहेंगे पढ़ने के लिए। यहाँ पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज़ लाइक करिए, एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये टॉपिक एक्सप्लेन में मैंने क्या सही बताया, या आपको इसमें से कौन सी आपको टॉपिक में ये टाइल या लुई 16, ये इनमें से क्या आपको अच्छा लग रहा है कि ये इन्होंने जो कर आप ले रहे हैं ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसके बारे में आप कमेंट में लिख के बताइए। लुई 16 सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, यस या नो करके आप कमेंट करिए, मैं देख लूँगा, ठीक है, एंड रिप्लाई कर दूंगा उसका, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कर था, पहला कर था टाइल कर था, वो कौन है, सरकार को देते थे। तृतीय स्टेट के लोग जो सरकार को देते थे उसे टाइल कहते हैं, और टाइड जो कि धार्मिक कर था उसे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, एवं कई अप्रत्यक्ष कर मतलब जैसे GST होता है, हमें क्या होता है, GST होता है ना, वो अप्रत्यक्ष कर होता है, सरकार को देते हैं, वैसे ये अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अब इसमें अप्रत्यक्ष कर कैसे लगता है GST में, जैसे कि आप किसी शॉप पे जाते हो, एक आपने मॉल पे गए, वहाँ पे आपने क्या करा, एक जीन्स खरीदी, उस जीन्स पे GST लगाया, और GST होता है अप्रत्यक्ष कर होता है। जो GST लगेगा वो दुकान वाला नहीं भरेगा, आप भरोगे, वो क्या करता है, GST लगा के आपको दे देता है, और वो पेमेंट आप भरते हो, ठीक है। वैसे ही उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं ना, तो वैसे ही अप्रत्यक्ष कर शामिल थे रोजाना प्रयोग की वस्तुएं। जैसे रोजाना प्रयोग की वस्तुएं, आप भी रोजाना प्रयोग करते होंगे वस्तुएं, तो उसमें भी टैक्स लगते हैं, आपको पता होगा जैसे बच्चों, ठीक है। टैक्स लगते हैं, टैक्स से ही तो सरकार चलेगी, सरकार हमारे लिए कल्याणकारी कार्य करती है, उसके लिए पैसे लगेगा, वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो टैक्स से ही चलते हैं, वो सारे पैसे लेते हैं हमसे सरकार, और उसके बाद वो काम करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे रोजाना प्रयोग में वस्तुएं, रोजाना प्रयोग वाली वस्तुएं जैसे तंबाकू और नमक पर भी अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता था। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अप्रत्यक्ष कर थे। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी।
ठीक है। अब देखो जो तम्बाकू खाता होगा है, तो क्या कह रहा होगा कि हम एक तम्बाकू, जो तीसरे स्टेट का लोग है तो वो तम्बाकू खा रहा है। उस तम्बाकू होते कितने से, इतने से तम्बाकू होते हैं, उसमें भी टैक्स लगा दिया। और नमक बताओ, नमक सब्जी में नहीं डालेंगे तो कैसा लगेगा टेस्ट? तो नमक डालेंगे सब्जी में तो टेस्ट कैसा लगेगा? टेस्ट तो रहेगा ही नहीं। अब तो ये देखो, अब नमक नहीं लेंगे तो खाना कैसे बनेगा? सोचो ना। तो यहाँ पे देखो, और वो जो तम्बाकू खाता है वो खाएगा नहीं तो काम कैसे करेगा? तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ों पे भी इन्होंने टैक्स लगा रखा है। तम्बाकू, नमक, ये रोज़ाना की चीज़ें होती हैं, रोज़ाना लोग करते हैं। आपने देखा होगा तम्बाकू खाना रोज़ाना, नमक डालोगे नहीं तो सब्जी कैसे बनेगी, अच्छी कैसे लगेगी? आपको पता है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या कर रखा था? टैक्स लगा रखा था। छोटी छोटी चीज़ें से चाहे कोई भी चीज़ हो, सब में टैक्स लगा रखा था सरकार ने। जो लुई 16 है ये लगाता है। और ये कैसे लगाता है? क्या ये तुरंत ऐसे लगाता है? नहीं। तो लुई 16 जो एक जनरल के अकॉर्डिंग, मतलब जनरल से वो लेता है, परमिशन लेता है, उसके बाद ये टैक्स लगाता है। ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले यहाँ से खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तंबाकू और नमक पर भी आपका टैक्स लगाया जाता था। इसके अतिरिक्त भी इनमें अतिरिक्त और भी अनेक अप्रत्यक्ष करते। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। करों के माध्यम से जनता से ये लिया जाता था। ठीक है, वहन करा जाता था और जनता के लिए से काम करा जाता है। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं ये लड़ाई युद्ध में ये वहन थे। इन्होंने 13 औपनिवेशिक को छुड़ाया था ब्रिटेन से, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को, है ना। लिब्रे क्या है? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है। ठीक है, करेंसी कहते हैं, मुद्रा उस टाइम चलती थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में ख़त्म कर दिया गया। अब जो लिब्रे है फ्रांस की जो मुद्रा है लिब्रे, उसे 1794 में ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और स्टेट क्या है? क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज के सत्ता एवं सामाजिक ऐतिहासिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी है। अब हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली, जैसा आपको पता ही है, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट क्या है? बहुत ज़्यादा अमीर हैं। ये अमीर लोग हैं। क्या है? अमीर लोग हैं बहुत। ये पादरी हो गए और कोलिनबर्ग वाले बहुत ज़्यादा अमीर हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा अमीर हैं, इसलिए ये क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। अब इनके पास पैसा, इनके पास तो पैसा ही नहीं है ना, तो बीच में तो हो गया ना, गैप हो गया, तो वो हैसियत अभिव्यक्त कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों का समूह। तो चर्च में जो रहते हैं उसे पादरी वर्ग कहते हैं। जो क्या है? उनका एक समूह है। क्या करना? चर्च के एक विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों का समूह। ठीक है, व्यक्तियों का समूह। ये धार्मिक लोग होते हैं पादरी, जो चर्च में होते हैं उन्हें पादरी लोग कहते हैं। और ये प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है, जो उसमें प्रथम स्टेट में पादरी होता है, द्वितीय स्टेट में कोलिनबर्ग और तृतीय स्टेट में सारे लोग आते हैं। इन्हें याद कर लिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी छोड़िए मत, इस टॉपिक को पूरा आपको लिखना है अपने नोट्स बना लो आप। नोट्स नहीं है तो आपके पास नोट्स आपको पता है कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिलेंगे और इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, एकदम बढ़िया क्वालिटी के मिलेंगे। तो सब्सक्राइब किया चैनल को, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे सेट करिए। वीडियो को लाइक नहीं करा आपने अभी तक, लाइक करिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन ऑल पे सेट करिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे चैनल का। ठीक है, तो जो ये पार्ट है, इस पार्ट में हमने ये कवर कर लिया है, हमने इतना कवर करा है। उसके बाद आगे नेक्स्ट करते हैं हम। जैसे कि अब मैंने यहाँ तक कवर कर लिया है। अब हम जैसे कि एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूँ आपके लिए, ध्यान से आप यहाँ पर सुनिए थोड़ा। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे रिवाइंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी तक आपने लाइक नहीं करा वीडियो को, जल्दी जल्दी लाइक करिए, सेशन को लाइक करिए। और इस सेशन का नाम हमको याद है ना, क्या नाम है? शुभारंभ। इस सेशन का नाम है 2022। ठीक है, इस सेशन का नाम क्या है? शुभारंभ 2022। ठीक है, तो उसमें हमने स्टार्ट करा है शुभारंभ को। अब फ्रांस में क्या होता है देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए लुई 16 होता है, जो फ्रांस का शासक होता है। फ्रांस का शासक होता है, जो क्या करता है? जो कि लुई 16 बनता है, 1774 में बनता है। वो राजगद्दी पे आसीन होता है। उसके साथ ही 20 वर्ष में ऑस्ट्रिया की राजधानी वो राजकुमारी एंटोइनेस से हुआ है। और उसके बाद जब लुई 16 राजगद्दी पे आसीन होता है, तब उसका राजकोष क्या होता है? खाली।
खाली होता है। खाली मतलब वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए होते हैं, ठीक है, वित्तीय संसाधन नष्ट हो जाते हैं उसके बाद वो क्या करता है, वो युद्ध में बहुत टाइम से लड़ा रहता है, युद्ध, वो कई सारे युद्ध में उलझा रहता है और उसके बाद क्या होता है, उसमें जो उलझा रहता है उसमें क्या लगता है, वित्तीय संसाधन लगते हैं, ठीक है, तो सैन्य के रखरखाव लगते हैं, सैन्य संसाधन, ठीक है, औजार वगैरह लगते हैं, सब क्या है वित्तीय संसाधन से आता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो अमेरिका के 13 उपनिवेशों को क्या करता है, वो आज़ाद कराता है, किससे, ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से आज़ाद कराता है। और उसके बाद क्या होता है, जो उसका एक वर्साई का महल है, क्या है, वर्साई का महल है, बहुत ही विशाल महल है, ठीक है, क्या है, वर्साई का महल है जो विशाल है बहुत, ठीक है, उसके रख रखाव में भी क्या लगता है, पैसा लगता है, जो कि शान शौकत में रखता है, और शान शौकत में क्या करता है, फिजूल खर्ची करता है, क्या करता है, फिजूल खर्ची करता है, फिजूल खर्च करता है, ठीक है, फिजूल खर्च करता है। जैसे कि उसने क्या कर रखा है, यहाँ पे 10 अरब लीवरे का क्या कर लिया उसने, 10 अरब लीवरे का क्या कर रखा है उसने, कर्ज ले रखा है, लीवरे, ठीक है, लीवरे का क्या ले रखा है, कर्ज ले रखा है, जबकि उसके पास 2 अरब लीवरे का पहले से उसने कर्ज ले रखा था, ठीक है, बहुत कर्ज ले रखा है इसने तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके जो कर थे, अब इसका जो वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके हैं, उसे अपने राज्य पाट को चलाने के लिए उसे क्या करना होगा, कर लगाना होता है, कर लगाता है वो अपने, और कर देने वाले कौन होते हैं, तृतीय स्टेट के लोग होते हैं, कर देते हैं जो, ठीक है। बाकी ये 2 स्टेट है, प्रथम द्वितीय स्टेट के लोग ये कर नहीं देते हैं, ठीक है। और जो है अपनी जो इन्हें, अगर इसके पास कर नहीं रहेगा, मतलब इसके वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके हैं, उसके पास कर नहीं रहेगा, इसके पास पैसा नहीं रहेगा, तो ये कैसे अपने कंट्रोल कर पाएगा, रख रखाव, सैन्य का, राज दरबार, शान शौकत बनाए रखना, और विशालों विद्यालयों या सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार को करों में वृद्धि करनी पड़ेगी मजबूरन। और उसके बाद वो क्या हुआ, ये भी कदम जो था नाकाफी था, ठीक है। और जो 18वीं शताब्दी के आरंभ में, जो कि फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था, 3 स्टेट में, प्रथम द्वितीय तृतीय स्टेट में बट गया था। और इसमें सबसे ज़्यादा जो थे 90% जनसंख्या थी वो किनकी थी, किसानों की थी, और जमीन मालिकों की कम थी, और भूमिहीन, जो भूमि का 60% भाग जो चर्च में था, कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, क्या थे वो प्राप्त, जो कि इन्हें करों से छूट मिलती थी, ठीक है। अब कर देने वाले सभी तृतीय स्टेट के लोग थे, कितना कर देंगे ये, ठीक है। और जो 2 कर लिया जाता था, टाइट कर था, जो कौन वसूलता था, जो टाइट कर था वो कौन वसूलता था, जो टाइट कर वसूलने वाले थे वो थे किसानों से रजिस्ट्री में धार्मिक कर के रूप में वसूलता थे। जो चर्च थे वो धार्मिक कर के रूप में टाइट कर था, उसे कहते हैं जो वसूला जाता है। और टाइट कर है जिससे कि हमें क्या करते थे, सरकार को देना पड़ता था, ठीक है। उसके अलावा भी अप्रत्यक्ष कर भी थे, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर जो कि हमें सरकार को देना पड़ता था, छोटी छोटी चीज़ों पे जो उन्होंने टैक्स लगा रखा था। अप्रत्यक्ष करते हैं जो तम्बाकू हो गए, नमक हो गए, और इसके अतिरिक्त अन्य जो कि उपयोगी वस्तुएं होती हैं रेगुलर यूज के लिए, तो उन पर टैक्स लगा रखा था, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपका जो वीडियो मैंने आज एक्सप्लेन करा है इस स्टोरी को, पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे सेट करिए, इससे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।